हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में भारत और वैश्वीकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो पहले बन चुकी है, उसमें हमने देखा कि वैश्वीकरण क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये हम देख चुके हैं। वैश्वीकरण के कारण कौन कौन से हैं, इसके राजनीतिक प्रभाव हमने देख लिए। आज जो हम इसका आर्थिक प्रभाव देखेंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक प्रभाव किसके? वैश्वीकरण के। जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्वीकरण क्या है? विश्व का एकीकरण, आर्थिक रूप से एकीकरण। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। पश्चिमी देश जैसे देश एशिया, अफ्रीका अपने उत्पादों के लिए बाजार ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे और प्रत्येक देश ने अपना बाजार विदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए खोल दिया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंडरलाइन कर लाना इसको, IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमको पता है ये संस्थाएं शक्तिशाली पूंजीवादी ताकतों के प्रभाव के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। शक्तिशाली पूंजीवादी ताकत कौन कौन सी? संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो इनके अंडर में ये काम करती है। यद्यपि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को काफी लाभ हुआ है इन संस्थाओं से, क्योंकि सबने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो गरीब देश हैं उनको टारगेट किया और उनको टारगेट करके इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का पुरजोर कोशिश किया। जैसे चीन, भारत व ब्राजील जैसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं को पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक लाभ हुआ। कैसे? हम आज जो है किसकी कैटेगरी में? विकासशील देश की कैटेगरी में है। जैसे हमें पता है कि विकसित, विकासशील और पिछड़ी तीन कैटेगरीज हैं विश्व में। तो विकसित राष्ट्र में तो जो वो राष्ट्र आगे जिनका विकास हो चुका, यानी कि जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, इन सब का विकास हो चुका। तो ये कौन सी कंट्रीज में आ गई? विकसित कंट्रीज में। जबकि विकासशील कंट्रीज में जैसे भारत है, चीन है, ये विकासशील कंट्री में है, इनका अभी विकास चल रहा है। ऐसे पिछड़ी है जैसे साउथ अफ्रीका की है, कंट्रीज हैं, वो किस में आएंगी? पिछड़ी कंट्रीज में आएंगी। इस प्रकार भारत, ब्राजील जो देश हैं, विकासशील देश, विदेश निवेश आकर्षण बढ़ा है। इन देशों में विदेशियों का आकर्षण बढ़ा, पूंजीवादी देशों को इससे अधिक मुनाफा हुआ। वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी। कौन सी क्रांति? वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति यानी कि विचारों का आदान प्रदान। अब सीमा नहीं रही राष्ट्र की, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं जैसे बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, जानते हैं ना आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, व्यापार लेन देन करते हैं, पैसा ट्रांसफर हो जाता है बैंकों में, तो वो सारे इससे बढ़ा है। जितनी तेजी आवाजाही की नहीं बढ़ी। विकासशील विकसित पूंजीवादी देशों ने अपनी वीजा नीति को 9/11 की आतंकवादी घटना के बाद अत्यंत कठोर दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है, इंटरनेट के माध्यम से विचारों की क्रिया तो हुई, यानी विचारों का आदान प्रदान तो हमारा इंटरनेट के आधार से, ऑनलाइन के आधार से हो गया, लेकिन व्यक्तियों की आवाजाही कम हुई। क्यों? कि 9/11 घटना। 9/11 घटना क्या है? ये है 11 सितंबर 2001 की घटना है, आतंकवादी घटना, जो कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। यानी कि अल-कायदा जो एक आतंकवादी संगठन है, उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड पर एक आतंकवादी घटना घटी। इसके आधार पर बहुत सारे नुकसान भी हुआ, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड क्या है? वहां अमेरिका का एक शास्त्रागार है, उस पर ये अलकायदा ने अपने जो कार्य किया, इसके आधार पर उनको बहुत सारा नुकसान हुआ। यानी जितने उसमें विमान में व्यक्ति थे या जितने उसमें वर्ल्ड ट्रेड में व्यक्ति थे, वो सब के सब क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो इसके बाद सभी देशों ने अपनी वीजा नीति को क्या कर दिया? टाइट कर दिया। इसके कारण देश आशंकित है कि अन्य देश के नागरिक उनके नागरिकों की नौकरी व्यवसाय को हथिया लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विदेशी जाते हैं तो वहां नौकरी करने के लिए जाएंगे, तो उस देश के आम जो नागरिक हैं वो क्या सोचेंगे कि विदेशी हमारी नौकरियों को हथियाने के लिए आ गए। वैश्वीकरण का अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति पे आई और कुछ को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। कुछ लोग वैश्वीकरण को नव उपनिवेशवाद नाम देकर भी निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो ब्रिटेन जो शुरुआत में चला था, वो क्या करने के लिए चला था? व्यापार करने के लिए चला था, न कि उपनिवेश करने के लिए, न कि कोई शासन करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया? उन देशों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो इस आधार पर जब इतिहास को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो ये व्यापार है, इसके माध्यम से वापस से नव उपनिवेशवाद आ रहा है।
जबकि वैश्वीकरण के पक्षकारों का क्या मानना है कि वैश्वीकरण से विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि विकास होगा और विकास से समृद्धि बढ़ेगी तो लोगों में खुशहाली आएगी। हर देश से लाभान्वित इससे होगा। किससे? वैश्वीकरण से। इसी कारण ये तो देखा हमने आर्थिक प्रभाव, अब देखते हैं वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कि सांस्कृतिक कल्चर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सांस्कृतिक क्या होता है? संस्कृति सब जानते हैं ना, रहन सहन, खान पीन, बोलचाल, इसको हम सबको क्या कहेंगे मिली रूप से? सांस्कृतिक। इसने न केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव डाला, लोगों की संस्कृति पर भी प्रभाव डाला। इस प्रक्रिया से विश्व की परंपरागत संस्कृतियों को डर लग रहा है कि उनके खतरे में पड़ गई। परंपरागत संस्कृति जानते हैं ना, जैसे लोकल संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति है कि संयुक्त परिवार रहते हैं, लेकिन आज हमें लग रहा है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसने हमारी इस संस्कृति को क्या पहुंचाया? आघात पहुंचाया। कैसे आज हमारे एकल परिवार ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो संयुक्त परिवार की परंपरा थी वो समाप्त होती सी नजर आ रही है। इसी प्रकार वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता को जन्म देता है। ये दूसरी तरफ से इसका वो देखते हैं हम, पॉजिटिव थिंकिंग लेते हैं इसकी, जिसका विशिष्ट देश संस्कृतियों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर पश्चिमी संस्कृति मूल्यों को अन्य आंचलिक संस्कृतियों को लादा जा रहा है। यानी हम देखते हैं कि जो पश्चिम की संस्कृति है वो दूसरी संस्कृतियों पर क्या करी जा रही है? लादी जा रही है। क्यों लादी जा रही है? क्योंकि वो विकसित राष्ट्र है और अपना मन चाहे वो कार्य करते हैं। इसे खान पान हम देखते हैं कि पहले हमारा कितना अच्छा खाना रहता था, मोटा खाना खाते थे, हम मोटे कपड़े पहनते थे और मोटे ही रहते थे। लेकिन आज हम क्या खाते हैं? चाउमीन है, बर्गर है, फास्ट फूड जितने खाते हैं, इससे हमारे शरीर भी क्या हो रहा है? फास्ट फूड ही हो रहा है ना। इसी प्रकार जो इसका प्रभाव पड़ रहा है हमारी जीवन शैली पर, वो विपरीत पड़ रहा है। वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि प्रौद्योगिकी विकास का प्रभाव से एक नवीन संस्कृति का उदय भी हुआ है। देखते हैं हम, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फैक्स, उपग्रह, केबल टीवी ने विभिन्न राष्ट्रों में विद्यमान सांस्कृतिक बाधाओं को हटाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाने वाले माध्यम, यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव को कौन से ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से वो बढ़ते हैं, यानी कि द चैनल फॉर प्रोमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज। अब इससे किससे बढ़ेगा? इंफॉर्मेशन सर्विसेज से। जैसे इंफॉर्मेशन सर्विसेज कौन कौन सी? हमारी इंटरनेट है, ईमेल से। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने सूचनाओं को जनतांत्रिक बना दिया, विचारों एवं धारणाओं का आदान प्रदान आसान हो गया। सूचना तकनीकी के विस्तार से डिजिटल क्रांति हो गई। आज हम देख रहे हैं कि दूर बैठे भी हम किसी टीचर की भी आवाज सुन सकते हैं, उससे हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ? डिजिटल क्रांति के कारण तो हुआ है। अविकसित, अर्धविकसित और विकासशील देशों की सूचना सेवाओं पर राज्य का नियंत्रण हो गया। एक विशिष्ट समूह द्वारा सूचना माध्यमों के पर जो आधिपत्य होता था स्थापित कर लिया गया। अलोकतांत्रिक है। अब देखते हैं समाचार एजेंसियां। ये सेवाएं हैं, समाचार की एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से एक विश्व के समाचार दूसरे विश्व में भी पहुंच सकते हैं। यानी पूरे विश्व में ये समाचार एजेंसियां, ये समाचार सेवाएं अपने अपने चैनल के माध्यम से सभी समाचार भेज सकते हैं। जैसे CNN, BBC, अल जजीरा और ऐसे बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैं जो विश्वव्यापी प्रसारण हो रहा है, जिससे वैश्वीकरण को अधिक प्रभावशाली बना दिया है। खबरों की विश्वसनीयता के आधार पर भी प्रामाणिकता भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। खबरें है वह उनका विश्लेषण राजनीतिक प्रभाव से संबंध होता है, हम जानते हैं, जो लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। सबसे बड़ा देखते हैं भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। यानी भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? भारत में इसका आगाज हुआ पिछली शताब्दी के अंत में, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में मान सकते हैं हम, या 20वीं शताब्दी के अंत में मान सकते हैं हम। यानी कि 21, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है, तो हम इसको 20वीं शताब्दी में मान सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाला भारत देश की इस धारा से जुड़ गया। भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात कब? जुलाई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने किया। अब आ गया ना ये 20वीं शताब्दी का माहौल। वे अमेरिका मुख वैश्वीकरण के कई बार आलोचना के केंद्र रहे। यानी उन्होंने जो अमेरिका की वैश्वीकरण की नीति थी उसकी क्या की? उन्होंने आलोचना की। व्यवहार में उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ही नई आर्थिक नीतियों जैसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को शुरू किया। हम जानते हैं कि अमेरिका की नीति क्या है? उदारीकरण है ना, निजी है ना। इसी से शुरुआत यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, वो इसके विपरीत थे। लेकिन हमारे उसी समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जो अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो उनकी ये
उन नीतियों के समर्थक थे। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। 1992-93 से रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया, यानी कि परिवर्तन हो सकता है। पूंजी बाजार और वित्तीय सुधारों के लिए कदम उठाए गए। आयात निर्यात नीति को सुधारा गया, इससे प्रतिबंधों को हटाया गया। 30 दिसंबर 1994 को देश में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अंडरलाइन करना भैया इसको कि 30 दिसंबर 1994 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। WTO की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हो गई? 1 जनवरी 1995 को, और भारत इस पर हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बन गया। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने अनेक नियमों और औपचारिकता को समाप्त करने की शुरुआत किया, जो वर्षों से आर्थिक विकास में बाधा बनी हुई थी, और प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए। सरकारी तंत्र की जटिलताओं को भी हल किया। यानी देश की अभी वैश्विक परिवर्तन का दौर जारी है। भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभाव पड़े। इन चुनौतियों को सामना करने के लिए भारतीय संघवाद की 3 अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। पहली कौन सी? यह आशंका कि वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था की ढील से देश के आर्थिक विकास पर विषम प्रभाव पड़ेगा। पहला तो ये कहा, यानी कि भारत के जो विकास हो रहा है इस पर वैश्वीकरण का अलग प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, यानी कि वैश्वीकरण की प्रवृत्ति वैधता का संकट पैदा करती है। प्रवृत्ति क्या करती है? वैधता का संकट पैदा करती है। एक तरफ राष्ट्रीय राज्य अपनी आर्थिक संप्रभुता को कम कर देता है, किंतु आंतरिक संप्रभुता की परित्याग करने में परहेज करता है। घरेलू संप्रभुता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राज्य को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संरचनाओं की कल्पना करनी पड़ती है। हम ये देखते हैं कि इसमें जो है वैधता किस प्रकार, भारतीय संघवाद की तीसरी परत क्या है? पंचायती राज की संवैधानिक मान्यता इस चिंता का प्रतिबिंब है। इस प्रवृत्ति का नवीन स्थानीयता न्यू लोकलिज्म थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली की संज्ञा दी जाती है। इसको अंडरलाइन करना। नवीन स्थानीयता को क्या संज्ञा दी गई? न्यू लोकलिज्म थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। भारतीय संघवाद के सामने वैश्वीकरण की तीसरी चुनौती क्या है? नागरिक समाज संगठनों की तीव्र वृद्धि। इनमें से कुछ संगठन लोकतांत्रिक शासन के समानांतर और क्षैतिज संरचनाएं उत्पन्न कर देते हैं, जो लोकतंत्र के संचालन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। यदि भारतीय राज्य आर्थिक विकास के प्रतिबद्ध है तो यह सुधारात्मक हस्तक्षेप शुरू किए बिना 2 स्तरीय प्रणाली को नहीं ला सकता। एक तरफ अग्रिम राज्य व्यापक विकास कर लेता है, वहीं पिछड़े राज्यों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। तो स्वयं के विकास के लिए नहीं, अपितु शासन पर पड़ने वाले संभावित सकारात्मक प्रभाव की वजह से सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे सहकारी वित्तीय संघवाद। अब देखते हैं, संघवाद का मार्गदर्शन सिद्धांत है कि असमान राज्यों को समान अधिकार प्रदान किए जाएं। क्षेत्रीय असमानता को इकाइयों के आपसी सौदेबाजी की शक्ति पर प्रभाव डालती है। दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारकों की सौदेबाजी पर भी प्रभाव डालती है। जब भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में वित्तीय संकट के दौर से विश्व के अन्य देशों के लिए खोलनी पड़ी। हमें जानते हैं कि भारत में अब तक जो राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं वो किस किस को लेकर के है? राज्यों की स्थिति को लेकर के भी हुए हैं, केंद्र की स्थिति को लेकर भी हुए, लेकिन किसको लेकर के नहीं हुए? अर्थ को लेकर के अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। स्वतंत्र भारत की संघीय परियोजना एक तरफ औपनिवेशिक विरासत को प्रभावित करती है, तो दूसरी तरफ राष्ट्र के निर्माण की बाध्यताओं चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया है। सुविधा निर्माताओं को यह अपेक्षा थी कि उनके द्वारा प्रदान किया गया संस्थागत ढांचा देश की जटिल विविधताओं को राष्ट्र निर्माण की चुनौती में सफलतापूर्वक निपट सकता है। भारतीय संघ में एक तरफ बहुलवाद और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को विद्यमान है, दूसरी तरफ केंद्र की प्रवृत्तियों को मौजूद है। ये 2 बात समझना, बहुलवाद, विकेंद्रीकरण और एक केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का विकेंद्र कर देना, बांट देना। किसमें? विभिन्न संस्थाओं में, देश में, स्थानीय राज्यों में। दूसरी तरफ केंद्र की, हमने शक्तियों को बांट दिया केंद्र में और राज्यों में, लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या किया? केंद्र को मजबूत कर दिया। इसकी प्रवृत्ति में क्या हुआ कि जो
राज्यों के पास शक्ति तो गई, लेकिन पूर्णतः वो शक्ति संपन्न नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि अगर उनको पूर्णतः शक्ति संपन्न करते हैं तो वो विखंडन की स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए केंद्रवाद की प्रवृत्ति को मजबूत किया। इन दोनों विरोधी प्रवृत्तियों का सह अस्तित्व भारत के संघवाद की अर्ध संघवादवाद बनाता है। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वो पूर्णतः संघात्मक न होकर के कैसी है? अर्ध संघात्मक है। वैश्वीकरण की ऐसी प्रक्रिया जो विश्व के दूसरे भागों को जोड़ती है और एक दूसरे पर प्रभाव बनाती है। राज्यों की बीच बढ़ती अंतःक्रिया अंतर्निर्भरता इसी के तथ्य हैं। हम देखते हैं इसमें कि किस प्रकार इसका उदाहरण हम देखें तो क्या है कि जो विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज्यादा देशों में जाना, वस्तुओं का विभिन्न देशों में पहुंचना या फिर बेहतरीन आजीविका की तलाश में विश्व के विभिन्न देशों के आवाजावी होना, वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा है तथा नवीन जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। वैश्वीकरण ने विश्व को एक छोटे से गांव में रूप दे दिया, क्योंकि विश्व दूर दूर तक फैले देशों के लोगों को अब एक दूसरे के निकट लाने में सक्षम हो गया है, जैसे एक दूसरे के पड़ोसी हो। वैश्वीकरण की जो प्रवृत्ति है को बलवती करने में यानी कि मजबूत करने में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बढ़ते संचार साधन जैसे इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सारे विश्व को एक समग्र इकाई के रूप में परिवर्तित कर दिया है। किस प्रकार कि पूरा विश्व ऐसा लगता है कि जैसे एक देश है। यातायात एवं संचार की व्यवस्था में वृद्धि हुई। आज पूरा विश्व बाजार स्थल व्यापक क्षेत्र बना दिया गया है। हम देखते हैं कि स्थानीय बाजार में अमेरिका तो न्यूजीलैंड के कीवी फल खरीदे जा सकते हैं। हम कीवी हमें भारत में नहीं होती ना, लेकिन ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो किससे हुआ ये? वैश्वीकरण के दौरान ही तो हुआ। हिमाचल के जो सेब हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के संतरे हैं, वो भी पूरे उत्तर राज्य में पहुंच रहे हैं, विश्व के विभिन्न देशों में पहुंच रहे हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण से एक देश की प्रतिस्पर्धा प्राप्त होने वाला श्रेष्ठ लाभ है। हम देखते हैं वैश्वीकरण को इस रूप में बताया जा सकता है कि जब देश माल का उत्पादन करते हैं और उस माल को पूरे विश्व में बेचने के लिए दूसरे देशों की प्रतियोगिता का, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, पूंजी में वृद्धि होती है। आज चीन का देखते हैं हम, दुनिया के सभी देश बाजार में बिक्री होती है, क्योंकि वहां मजदूरी सस्ती है, जो उसे अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा में मददगार करती है। इसके आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।